सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको कलअदम करार दिया गया है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैदर वहीद साहब ने, और हमें ज्वाइन किया है टैक्स एक्सपर्ट डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर वहीद साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें ये तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो 7 जजेस थे उन्होंने ये कहा है कि FBR जो है वो जस्टिस फाइज ईसा साहब की अहलिया और उनके बच्चों से तफसीलात लेगा और वो तफसीलात उनको फराहम करनी पड़ेंगी। बाकी तो उसका एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है। लेकिन ये किस सूरत हाल में हो सकता है, किस सिचुएशन में हो सकता है कि इस कार्रवाई को 209 में तब्दील किया जाए और अस खुद नोटिस ले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? वो क्या सिचुएशन हो सकती है? देखें, ये बड़ा इस वक्त तो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। एक तो जवाब एहलिया ने देना है, तो बात फाइज ईसा साहब तक वहाँ उनके जवाब या उनके शो कॉज के डिसीजन में किसी तरह ये बात जुड़ जाए कि ये जिम्मेदारी एक्चुअली जस्टिस साहब की थी, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और उन्होंने जान के डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने 116 वायलेट किया और लिहाजा मिसकॉन्डक्ट था। तो ये बड़ा फार फेच लगता है। इसमें 2-3 चीजें हैं कि देखें, ये जो होना है FBR के सामने, एक तो एहलिया और बच्चों का केस है, फिर ये वापस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रखेगी सामने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे हैं इस वक्त, वो देखेंगे कि यहाँ पे जो भी फैसला आया है FBR की तरफ से उससे मिसकॉन्डक्ट का कोई केस बनता है या नहीं बनता, तो उस सूरत में वो सुओ मोटो जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल मजमूई तौर पर नजर आ रही है, ये बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली ऐसा हो पाएगा, लेकिन थियोरेटिकली ये मुमकिन है कि एहलिया के केस में ऐसी चीज जो है वो सामने आए जिससे लगे कि ये जस्टिस फाइज ईसा की जिम्मेदारी थी और उन्होंने जान के डिक्लेयर नहीं किए और ये बेगम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनकी थी। बड़ा मुझे तो मुश्किल नजर आता है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन थियोरेटिकली कह सकते हैं मुमकिन है। लेकिन हैदर साहब, जो कल उन्होंने बयान दिया है, मिसेस फाइज ईसा साहब ने कल कोर्ट के सामने जो बयान दिया, जो बड़ा वाइडली रिपोर्टेड भी है, उसको पढ़ते हुए या उसको देखते हुए आपको लगता है कि किसी किस्म का कनेक्शन बन सकता है? क्योंकि उन्होंने तो बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपार्टमेंट्स खरीदे, वो पैसे कहां से आए, पैसे किस तरीके से ट्रांसफर हुए, ये तमाम चीजें कल उन्होंने बताई है। यकीनन FBR उन दस्तावेजात की मजीद तहकीकात करेगा। देखें, अगर ये मुमकिन होता तो FBR पहले ही जांच पड़ताल करके उस चीज को बुनियाद बना के एक ठोस और बेहतर रेफरेंस फाइल करता। ये जो खोखला और बदनीयती पर मबनी रेफरेंस फाइल हुआ है, और उसकी एक वजह ये है कि ये अगर मश्क पहले होती तो उसमें भी कुछ नहीं निकलना था। अगर ये इस FBR की मश्क से वाकई कुछ ऐसे शवाहिद सामने आते या आने थे जो जस्टिस साहब को इम्प्लिकेट करते, तो ये मश्क पहले हो चुकी होती। ये तो मश्क पहले होनी चाहिए थी ना। द फैक्ट कि ये मश्क पहले नहीं हुई, इनफैक्ट मैलिफाइडीज की तरफ इशारा करता है मेरी कानूनी राय में। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से कि FBR के सामने कोई ऐसी बात निकले कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुओ मोटो एक नया रेफरेंस जो है वो उसमें प्रोसीड करे जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ। थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल। सही है। डॉक्टर इकराम साहब, इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो नोटिस देंगे। अब नोटिस के हवाले से लिखा गया है कि जो स्पाउस यानी कि उनकी अहलिया, उनके बच्चों को जो नोटिस देंगे उसमें उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी कि नेचर एंड सोर्स ऑफ फंड्स क्या थे, यानी कि वो ज़राए आमदन क्या थे जिनसे उन्होंने 3 अपार्टमेंट्स खरीदे, और बारी बारी इसका बताना पड़ेगा। लेकिन इसी ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत ये कार्रवाई होगी। अब इनकम टैक्स 2001 तो ये बात की इजाज़त नहीं देता कि 5 साल से पुराना जो भी टैक्स रिकॉर्ड है उसको देखा जाए। ये तो एक बंदिश है, वहाँ पे लिमिटेशन है। तो फिर कैसे इस केस में आगे बढ़ा जाएगा? जी, बड़ा मुनासिब सवाल है कि अगर इसके 2 हिस्से कर लिए जाएं कि एक तो कोर्ट की डायरेक्शन है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे या असेसमेंट करे। असेसमेंट की हद तक तो जो भी उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो तो बाईपास नहीं हो सकते। अब अगर वो केस टाइम बार्ड हो चुका है तो जाहिर है कि उसको कोई ऐसा कानूनी तौर पर तो हम नहीं कह सकते कि जब तक लॉ अमेंड ना हो तो उसको आप रीओपन करके उसमें कोई एडिशन कर सके। जहाँ तक दूसरा मामला है कि उनके यहाँ कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है, जैसे एक सेक्शन 176 है जिसके तहत आप सिर्फ इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर वो इन आइसोलेशन देखा जाए, उसमें पूछा जाए, तो फिर भी सवाल ये पैदा होगा कि चूँकि जो इसकी मनी ट्रेल है उसके बारे में बड़ी तफसीलन जो है गोशवारे दाखिल हुए थे, और वो 2003-4 और उसके बाद 6 में, और वो सारी तफसील
जो हमें बयान से पता चलती है। और ये जो थे जब एक दफ़ा कोई रिटर्न फाइल हो जाती है, वो एक असेसमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो उसको आप लाइटली जो है वो अनडू नहीं कर सकते। तो ये जो है एक बात इससे साबित होती है कि रेफरेंस बनाते हुए अगर आपका इल्ज़ाम ये था कि ये असासे जो हैं वो जज मोहतरम को दिखाने चाहिए थे और उनकी वाइफ ने दिखाए, या उसको देखा नहीं गया है, या गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है लॉ को, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है जब तफसीली जजमेंट आएगी तो बहुत ज़्यादा जो है एम्बेरसमेंट जो है वो कॉज होगी गवर्नमेंट को। अभी वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये विन विन सिचुएशन है, हमारा कुछ हसासियत का मसला है, कुछ हमें ये इस अब दे आर एक जो उनको एक बहुत सॉरी फिगर कट करनी पड़ी है कि एक जज मोहतरम के खिलाफ बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए, बगैर उस एजेंसी से जिसका ये टैक्स का मामला था उसकी जांच पड़ताल किए बगैर आप फरमा रहे हैं कि हाँ हमें कोई इतराज नहीं है कि अगर वो टैक्स वाले तहकीक कर लें। तो ज़रा पूछा जाए कि जब आपका रेफरेंस की बुनियाद ही एसेट की डिक्लेरेशन थी और आपकी जब बुनियादी ये थी कि ये जो है एसेट्स किसके नाम पर होने चाहिए, इसकी जो है फिनेंसिंग किसने की है, तो इसकी तहकीक आप बाद में फरमाएंगे और रेफरेंस पहले फाइल करके उनका जो है वो मीडिया में ट्रायल फरमाएंगे और फिर उनको भी जवाबन जो है अपने दिफा में वो कहने का पूरा हक है। और इस जजमेंट में आज वो बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी कि जजेस को भी आईनी तौर पर वही हक हासिल है जो एक आज़ाद शहरी को हासिल है। अब ये जज को ना कोई प्रिविलेज है, हाँ अगर वो कोई गलत लॉ के अगेंस्ट काम करे तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी और अगर कोई आम शहरी भी करे तो वही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनकी जो हैसियत थी, अगर चले मैं आम शहरी की भी ले लूं, तो आपने उनके टैक्स रिकॉर्ड को देखने की तकलीफ ही गवारा। मैं चाहूंगा इस पे हैदर वहीद साहब का भी फरमा रहे थे। जी हैदर वहीद साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना चाहूंगा कि ये कहा गया है कि जो नोटिस भेजे जाए उसमें उनसे मालूमात ली जाए, सोर्सेज ऑफ फंड की मालूमात ली जाए, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत तो आप इतना पीछे नहीं जा सकते। 5 साल उसकी लिमिट है और गालिबन अगर इंक्वायरी हो जाती है तो 6 साल उसकी लिमिट है। तो फिर कैसे इस कानून के तहत कार्रवाई होगी फर्दर? देखें, ये जो पुराने नोटिस थे उनको क्योंकि कलअदम यहाँ पे करार दिया है, तो इसमें एक अजम्पशन और इम्प्लिसिट ये है कि ये जो कदगन लिमिटेशन की है उसको शायद सुप्रीम कोर्ट के मायने ये थे कि उसको हम एक रुकावट यहाँ पे नहीं समझा जाएगा और जो है ये कार्रवाई फिर भी जिस तरह से बयान की गई है, डायरेक्ट की गई है, उस तरह से होनी होगी। इसमें देखें शहजाद साहब, ये बात जो है ना, ये एफबीआर की तरफ फोकस बहुत ज्यादा जरूर है क्योंकि इस जजमेंट में बहुत सारे पैराग्राफ में एफबीआर का लिखा है, लेकिन ये जो जजमेंट है इसका पहला पैराग्राफ जो है उसके जो रैमिफिकेशंस और लार्जर रैमिफिकेशंस हैं, एक माहौल के हवाले से, एक माहौल जहां पे हम देखते थे कि बड़े केसेस के फैसले कुछ इस तरह से आते थे कि जो लोग पावर में नहीं थे, जो लोग ऑपोजिशन में थे, जो लोग कमजोर थे, जो लोग रुकावट थे, उनके खिलाफ ही फैसले आते थे। तो वो एक चीज यहाँ पे तब्दील होती नजर आ रही है और आगे जो हमें असल में अब अदलिया से जो एक उम्मीद रहेगी वो ये है कि कंसिस्टेंट तौर पे रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसका बोलबाला हो और आगे भी हम जो बड़े फैसले हैं जहां पे किसी को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से यहाँ की गई थी, तो वहां भी उसी तरह का इंसाफ मिले जो यहाँ हमारी खुशकिस्मती है कि जस्टिस फाइज ईसा को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब और डॉक्टर इकराम साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।